हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 8 के विज्ञान विषय के मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले 2-3 मॉडल पेपर के मैंने वीडियो बनाए हैं जो कि आपको मेरे चैनल पे है वो मिल जाएंगे, और उनकी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप वो वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर में का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि मॉडल पेपर आपके 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा और पूर्णांक है यहाँ पर 80 अंक का। और ये जो मॉडल पेपर है वो नए सिलेबस के हिसाब से आपका ये मॉडल पेपर है बनाया गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार है वो मिलती रहे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आप ऑल पे सिलेक्ट करके जरूर रखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक है यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम जिंक को है वो पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन यहाँ पर कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम सभी हैं, तो उपयुक्त सभी। अगला, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। तो आंतरिक निषेचन वो मादा के शरीर में होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है, चार बच्चों को लौटने की स्थिति को और सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया। इसकी व्यवस्था नीचे दी गई, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो सही व्यवस्था यहाँ पे सबसे ज्यादा जो घर्षण होता है उसका मान होता है स्थैतिक का, उससे कम सर्पी का, और लौटनी घर्षण वो सबसे कम होता है, तो स्थैतिक, सर्पी और लौटनिक। अगला है, ध्वनि संचरित हो सकती है। तो ध्वनि ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में संचरित होती है, तो ऑप्शन नंबर द। अगला है, दो द्रव्य ए और बी के विद्युत चालक की जांच करने के लिए एक संपृक्षित्र का प्रयोग किया गया। देखा गया कि संपृक्षित्र का बल्ब द्रव्य ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव्य बी के लिए अत्यंत क्षीण दीप्त हुआ। तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसका निष्कर्ष यह होगा कि जिस भी द्रव्य के लिए ज्यादा चमकीला दीप्त हुआ है वो ज्यादा चालक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। द्रव्य ए द्रव्य बी से ज्यादा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो प्लास्टिक का पैमाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे ज्यादा दूरी वाला ग्रह कौन सा है, वरुण है, जिसको हम नेपट्टून भी कहते हैं। अगला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है। संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। अगला है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, ये धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी इसको जब भी हम हवा में खुला छोड़ देंगे तो हवा में ऑक्सीजन और जो नमी है उसके साथ अभिक्रिया करके तुरंत वो जल जाएंगी। तो इसलिए इनको ऑक्सीजन और जल के संपर्क से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन तेल में संचित करके रखते हैं। अगला है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। तो यहाँ पर 4 वर्ग हो गए, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अगला है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। अगला है, कायांतरण किसे कहते हैं। तो कायांतरण का आंसर हम देखते हैं, मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को हम देख पाते हैं। अंडा, अंडा से टेडपोल, टेडपोल से वयस्क। जिस प्रकार टेडपोल वयस्क मेंढक से अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार रेशम कीट की झिल्ली अथवा प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में वो नहीं पाए जाते। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। अगला है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालक होता है। यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए क्या करेंगे हम। तो हम लिखेंगे, नहीं, शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का चालन है वो नहीं करता। इसे चालक बनाने के लिए हम इसमें नमक, चीनी जैसे साधारण लवण घोलकर इसे चालक है वो बना सकते हैं, क्योंकि लवणों में वो विद्युत का चालन होता है। तो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित से सुरक्षा के लिए 3 उपाय है वो सुझाइए। तड़ित यानी बिजली जब चमकती है आसमान में, तो उससे बचने के लिए 3 उपाय आपको बताने हैं। तो सबसे पहला है, घर के अंदर रहें, ढके हुए स्थान पर रहें, स्नान न करें, घर में बिजली के उपकरणों अथवा तार वाले फोन का उपयोग न करें, गरज के दौरान अपने सिर को अपने घुटनों और हाथों के बीच में रखें। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं, इस कथन से क्या तात्पर्य। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष का मतलब है, यहाँ पर देखिए हम आंसर में देखते हैं, प्रकाश वर्ष वास्तव में दूरी मापने का एक बड़ा मात्रक है। यानी ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का मात्रक है।
और ये बहुत बड़ा मात्रक है जिसका उपयोग आकाश में स्थित तारों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर हैं और इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना सुविधाजनक नहीं होता, यानी तारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, कई करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो उस दूरी को हम किलोमीटर में व्यक्त करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा लिखने में। तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष का मतलब हो गया कि एक प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है कि प्रकाश एक वर्ष के समय में जितनी दूरी तय करता है। अतः इस कथन का तात्पर्य है कि 8 वर्ष के समय में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वही दूरी 8 प्रकाश वर्ष होगी। तो कहने का मतलब है कि सूर्य 1 सेकंड में कितनी दूर चलता है। सूर्य की स्पीड होती है सूर्य की किरणों की 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में जाता है लगभग 3 लाख किलोमीटर। तो 12 महीने में कितना जाएगा, वो दूरी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष नाम दे देंगे उसको। इसके यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से पौधाघर प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो पौधाघर प्रभाव क्या होता है। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। सूर्य की ऊष्मा पौधाघर में प्रवेश तो कर लेती है पर इससे बाहर नहीं निकलती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधाघर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि इसे पौधाघर प्रभाव कहा जाता है। इस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों में CO2 भी एक है। मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करते हैं। CO2 की भांति इन्हें भी पौधाघर गैसें ही कहा जाता है। मेथेन को नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प को भी क्या कहते हैं, हम पौधाघर गैसें ही कहते हैं। अगला है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो उर्वरक और खाद में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पर मुख्य अंतर हो जाएंगे। उर्वरक होता है अकार्बनिक लवण होता है और खाद क्या होती है, प्राकृतिक पदार्थ होता है जो गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष आदि से बनाया जाता है। उर्वरक का उत्पादन होता है फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद वो खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है और खाद से कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। उर्वरक इसमें पादप पोषक प्रचुरता में होता है, जबकि इसमें पादप पोषकों अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो उर्वरक से मिट्टी को हुम्स प्राप्त नहीं होता, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में हुम्स की प्राप्ति होती है। इसके अंदर देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर बताना है। तो अंतर लिखेंगे, एक साइड में हम थर्मोप्लास्टिक लिख देंगे, एक साइड में हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला अंतर है कि थर्मोप्लास्टिक को अतिरिक्त पॉलीमराइजेशन नामक प्रक्रिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को संघनन पॉलीमराइजेशन द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन प्रक्रिया, ब्लो मोल्डिंग, थर्मोफार्मिंग प्रक्रिया और घूर्णी मोल्डिंग द्वारा संसाधित किया जाता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को संपीड़न मोल्डिंग, प्रतिक्रिया इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा संसाधित किया जाता है। अगला है, तीसरा अंतर हो जाएगा यहाँ पर, थर्मोप्लास्टिक में आणविक श्रृंखलाओं के बीच द्वितीयक बंध होता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आणविक श्रृंखलाओं के बीच प्राथमिक बंधन होते हैं और मजबूत क्रॉस लिंक द्वारा लिंक द्वारा एक साथ रखे जाते हैं। अगला हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक कम गलनांक और कम तन्यता ताकत होती है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की उच्च गलनांक और तन्य शक्ति होती है। नेक्स्ट, थर्मोप्लास्टिक सेटिंग प्लास्टिक की तुलना में आणविक भार कम होता है, यानी थर्मोप्लास्टिक का जो आणविक भार होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तुलना में क्या होता है, कम होता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आणविक भार अधिक होता है। अगला अंतर हम लिखेंगे, ये वे प्लास्टिक हैं जो गर्म करने पर आसानी से क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं। और ये वे प्लास्टिक हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम वापस दोबारा चेंज नहीं कर सकते। और अगला अंतर हो जाएगा, ये खिलौने बनाने, कंघी और कई तरह के सामान बनाने में प्रयोग आता है, जैसे पॉलीथीन और PVC। और ये बिजली के स्विच, हैंडल और कई प्रकार के बर्तन बनाने में उपयोग होते हैं, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन होता है यहाँ पर। इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णन कीजिए कि मर्त वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, उनके ऊपर अधिक मात्रा मृदा जमा हो जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मर्त पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मर्त वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। आप यहाँ तक लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो आप आगे वाला आंसर है वो पूरा भी लिख सकते हैं। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं के लिए वर्षों की कटाई न्यायसंगत है? इस पर चर्चा कीजिए और संक्षिप्त रिपोर्ट है वो तैयार करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, आधुनिक समाज में जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसकी मांग की पूर्ति हेतु आवास और फैक्ट्रियों की उतनी ही आवश्यक है। फैक्ट्री में उत्पादन जल्दी से और सस्ता होता है और ये लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। आवास जो बुनियादी जरूरतों में से है, सभी के लिए आवश्यक है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए खाली जमीन उपलब्ध न होने की स्थिति में मानव वनों को साफ कर भूमि तैयार करता है। यह आज के समय की मांग है। दूसरी तरफ वनों के साफ होने से वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल छिन रहा था, आदिवासी जातियां भी विलुप्त होती जा रही है, प्रदूषण फैल रहा है, विश्व उष्णन हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, पृथ्वी जलमग्न हो रही है। दूसरे शब्दों में रहने के लिए भूमि लगातार कम होती जा रही है। अतः इन परियोजनाओं के कोई अन्य उपाय है वो ढूंढने चाहिए, इनकी वनों की है वो कटाई नहीं की जानी चाहिए। इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया गया है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि एक बार इसका उपयोग करने के पश्चात इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये मर्त जीवों से बनते हैं और मर्त जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्षों का वो समय लग जाता है। हमारे पास जो जीवाश्म ईंधनों का भंडार है वो कुछ सालों के लिए ही चलने वाले हैं, इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग है वो करना चाहिए। अगला है इसका दूसरा भाग, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं, शुद्ध हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प भी बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं। शुद्ध हवा में अपने सभी घटक गैसों का मात्रा संतुलित होती है, यह हानिकारक गैसों से मुक्त होती है और श्वास लेने के लिए उपयुक्त है। जबकि दूसरी तरफ प्रदूषित वायु में अवांछित गैसों और धूल और धुएं जैसे अन्य निलंबित अशुद्धियों के बारे में है, यह सांस लेने के लिए अयोग्य है और दोनों जीवित और गैर जीवित दोनों पर हानिकारक प्रभाव वो डालती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोरोना वायरस बीमारी 2019 क्या है? यानी कोरोना के बारे में आपको यहाँ पर टिप्पणी दी गई है। ये आपके करंट का प्रश्न आ गया, यहाँ पर परीक्षा में नहीं है, तो आपकी पेपर में या आपकी बुक में ऐसा कोई प्रश्न नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आप करंट का जो प्रश्न है वो आपके आ सकता है। तो आप कोरोना वायरस बीमारी के बारे में आपको यहाँ पर बता देना। कोरोना वायरस से पीड़ित जनों के लक्षण अनावरण होने से 2 से 4 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। लक्षण अधिकतर सौम्य होते हैं और सामान्य रूप से इसकी उपेक्षा की जाती है। कुछ लोगों में संक्रमित होने के बावजूद इनमें से कोई भी लक्षण वो दिखाई नहीं देते हैं। तो कोरोना वायरस बीमारी के बारे में आपको जो जो पता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो टोटल 25 क्वेश्चन थे इस मॉडल पेपर के, जो हमने कर लिए हैं। आगे वाला मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर गणित का, विज्ञान का और हिंदी, अंग्रेजी, जो भी मॉडल पेपर हैं, जब भी हमारे पास अवेलेबल होंगे उसका वीडियो है वो चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप चैनल पे बने रहें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको लगातार मिलते रहे। धन्यवाद।